एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स में 1 जून को, उसी का ये पेपर है। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या सही आंसर है, और जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ऐसे करते हुए इसका सही आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है टोटल कास्ट फंक्शन ऑफ हर गिवन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर एवरेज वेरिएबल कास्ट। क्या कह रहा है? फॉर एवरेज वेरिएबल कास्ट के लिए डिफरेंशियल मेथड कह रहा है कि टोटल कास्ट फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है? टीसी है। ये हमारा क्या है? टीसी है। अगर इससे हमको क्या फाइंड आउट करना है? इससे हमको फाइंड आउट करना है एवरेज वेरिएबल कास्ट। ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम क्या फाइंड करें? ये है टीसी। और टीसी बराबर क्या होता है? जैसे टीसी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल कास्ट फंक्शन के इक्वल टू क्या होता है? टोटल फिक्स कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। ठीक। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टोटल फिक्स कास्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस टोटल फिक्स कास्ट। ठीक। अब टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में होगा, और जो फिक्स कास्ट है वो फिक्स फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? ये 200 क्या है? ये फिक्स कास्ट है। ठीक। और जो वेरिएबल होगा उसके साथ, जैसे क्यू क्यू, यहाँ Q3 Q2, जिसके साथ क्यू लगा है, मतलब प्रोडक्शन लगा है, वो हमारा वेरिएबल कास्ट है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है टीबीसी। ये हमारा क्या है? टीबीसी। और ये हमारा क्या है? टीएफसी। ठीक। अब टीबीसी को हम यहाँ लिख लेंगे, जैसे टीबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 क्यूब माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 50 क्यू। ये हमारा क्या हुआ? टीबीसी। इससे हमको क्या निकालना है? एवरेज वेरिएबल। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी। टीबीसी बाई क्यू। टीबीसी बाई क्यू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज वेरिएबल कास्ट। इसका मतलब हम क्यू से इसमें, यदि क्यू से हम डिवाइड कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ए बी सी। ठीक। डिवाइड करते हैं। जब इसमें क्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा? इसमें से क्यू कॉमन लेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे और क्यू क्यू कट जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ क्यू कॉमन ले लेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? 0.1 क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू प्लस 50। ठीक। नीचे क्यू, क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या? इतना बचा। तो ये किस ऑप्शन में है? ए बी सी। एवरेज वेरिएबल कास्ट का जो वैल्यू है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक है, सेकंड है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। अब इसके साइड में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कह रहा है जो सीमांत उपयोगिता है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो सबसे पहले किसको किसने दिया? मार्शल ने दिया। किसने दिया? मार्शल। मार्शल ने दिया। मार्शल क्या बोले थे? कि ये कार्डिनल है। क्या बोले थे? कार्डिनल। तो जो सबसे पहले दिया, अभी उसी का नाम यहाँ लिया जाएगा। ऑर्डिनल तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिफरेंस कब आया तो वहां से ऑर्डिनल शुरू हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्डिनल। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फार्मूला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई इज द बेस्ड ऑन व्हिच। ये कह रहा है ये प्रिंसिपल किस पर आधारित है? ये वाला प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हम देखते हैं किस में आता है? इंडिफरेंस फॉर्म में आता है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ क्या होता है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये किस में है? ये हमारा मार्शल में, और मार्शल क्या बोलते हैं? कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल। लेकिन ये प्रिंसिपल आता है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एक 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 अतिरिक्त गुड्स एक्स के लिए वाई का कितना सब्स्टिट्यूशन होगा, तो वहां पर जो यूटिलिटी होती है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी ली जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? बी सही है, इसलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी होगा। ठीक। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि नहीं इसका कार्डिनल होगा, ऑर्डिनल होगा। ऐसा कुछ लोग हमसे बोलें कि यूट्यूब पर बहुत लोग ऐसा बताएं, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है इसका आंसर 95% इसका आंसर ऑर्डिनल ही होना चाहिए। द मेजर ऑफ क्वासिरेंट। देखिए मेजर ऑफ क्वासिरेंट, क्वासिरेंट किसने दिया? मार्शल। ये कब होता है? शॉर्ट टर्म में होता है। कब? शॉर्ट टर्म।
60 रन में होता है। ठीक, ये हमारा कब होगा? 60 रन में। क्वासिडेंट कब होता है? 60 रन में होता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है? क्वासिडेंट का होता है टोटल इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट। ठीक, टोटल इनकम माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट, क्वासिडेंट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट। अब ऐसा देखेंगे कहाँ लिखा है। ठीक, या टोटल रेट या मतलब सॉरी मतलब क्वासिडेंट, ये क्या है? क्वासिडेंट, क्वासिडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है? देखो टोटल इनकम नहीं लिखा है तो यहाँ क्या लिखा है? प्राइस। प्राइस से हम क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकम इनकम आ जाएगा। ठीक, फिर क्या हमको देखना? टोटल वेरिएबल कास्ट। टोटल वेरिएबल कास्ट नहीं है, मतलब एवरेज कास्ट है। ठीक, और देखिए जब टोटल इनकम और टोटल वेरिएबल कास्ट है तो यहाँ पर इसका मतलब ऐसे कुछ लिखा है, जैसे टोटल इनकम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू इंटू पी माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट जो भी होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ हम क्यू से डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लो टोटल वेरिएबल कास्ट यहाँ होगा क्यू स्क्वायर, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो इसका इसमें क्यू कॉमन लेंगे तो क्यू क्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा? प्राइस माइनस ये क्या बचेगा? एवरेज वेरिएबल कास्ट बचेगा। ठीक, तो टोटल वेरिएबल कास्ट यहाँ था, देखिए यहाँ टोटल वेरिएबल कास्ट था, ये तो टोटल इनकम था, तो टोटल इनकम में क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल इनकम आएगा ना, इसलिए हम क्या किए? क्यू क्यू से यहाँ डिवाइड कर दिए तो नया फार्मूला निकल के आ गया क्या? कि प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक, अब क्वासिडेंट का जो देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन बना दिया। क्वासिडेंट का फार्मूला क्या है? टोटल इनकम माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट, लेकिन दे क्या दिया? प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट। ठीक है, इसमें क्यू से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो सम गेम थ्योरी रिफर्स टू व्हिच मार्केट स्ट्रक्चर? कह रहा है जीरो सम गेम थ्योरी किस मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करती है? तो ये किसको बिलोंग करती है? ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। ठीक है, ये ओलिगोपोली को बिलोंग करती है। ओलिगोपोली में जाएंगे तो क्या होता है? डुओपोली होता है, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो सम गेम का मतलब होता है ये देखो प्रॉफिट हो तो एक को लॉस हो, तो इसमें दो दो ही लोग होंगे, दो ही लोग होंगे, क्या हो जाएगा? डुओपोली। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि एक को प्रॉफिट होगा एक को लॉस होगा तो आप कैसे चलेंगे? ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में जाएंगे तो एक ही ऑप्शन सही है, मोनो मतलब डिओपोली। ओलिगोपोली में ही डिओपोली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुई थ्योरी, हुई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज propounded जे एफ सुम्पीटर। कह रहा है जे एफ सुम्पीटर ने कौन सी थ्योरी को प्रतिपादन किया? सुम्पीटर क्या है? सुम्पीटर किससे हैं? इनोवेशन से है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इनोवेशन सुम्पीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब थ्योरी ऑफ रिस्क ये किसका है? जेबी क्लार्क। ठीक है, नहीं एक मिनट, अनसर्टिन एक देखते हैं, पहले चेक करते हैं। अनसर्टिनिटी किसका है? नाइट का। ये क्या है? नाइट का है, नाइट। अनसर्टिनिटी अनसर्टिनिटी बेरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसका है? नाइट का। डायनेमिक थ्योरी किसका है? डायनेमिक थ्योरी है, ये है जेबी क्लार्क, ये है जेबी क्लार्क। ठीक है, अब रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसका हुआ? ये हुआ एक मिनट, ये हाले, आई थिंक हाले। एक मिनट हमको चेक करने दीजिए हाले ही है क्या है। ठीक है, तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हाले, अनसर्टेनिटी नाइट, इनोवेशन थ्योरी सुपीटर, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जेबी क्लार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। द प्रपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एंड वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टर्म इज। कह रहा है कि क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ किसका? लेबर एंड कैपिटल। लेकिन कह रहा है इसमें एक वेरिएबल के संदर्भ में पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, तो एक वेरिएबल के संदर्भ में क्या होगा? प्रपोर्शन रिलेशन, मतलब इसके प्रपोर्शन रिलेशन है कि जितना इस पे चेंज करेंगे उतना इसमें चेंज आएगा। लेकिन एक वेरिएबल, मान लो एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर दें, मान लो कैपिटल कांस्टेंट कर दें तो लेबर को जितना चेंज करेंगे उतना क्वांटिटी में चेंज होगा। तो क्या है? रिटर्न्स ऑफ फैक्टर है, रिटर्न्स ऑफ फैक्टर है, मतलब इसमें जितना चेंज करेंगे उसका रिटर्न्स रहेगा ना, क्योंकि जितना इसमें चेंज होगा उसी के बराबर इसको भेज देंगे, तो रिटर्न्स ऑफ फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ पैरेटो ऑप्टिमम। कह रहा है पैरेटो ऑप्टिमम का इसमें कौन सा एजम्पशन नहीं है? एवरी पर्सन सीक टू मैक्सिमाइजेशन ही सेटिस्फेक्शन, सही है, ये तो है ही एजम्पशन। ड्यू टू परफेक्ट कंपटीशन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली मोबाइल, एकदम सही है। ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं डिविजिबल,
ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली डिविजिबल। क्या होगा? डिविजिबल। ठीक, क्योंकि सभी चीज़ें विभाज्य होंगी, जब सभी चीज़ें अलग अलग होंगी तभी उसमें स्पेशलाइजेशन होगा, तभी हम ऑप्टिमम चीज़ों पर पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक, और यही हमारा सही आंसर, यही ढूंढना था, मतलब ये सही है। ठीक, ये रिप्रोडक्शन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो गलत है वो यही सही है। ठीक, ठीक है। द स्टेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मतलब इंटरडिपेंडेंस, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर, बिटवीन द फर्म इज कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर द फॉलोइंग मार्केट। किस मार्केट में ऐसा होता है कि फर्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होती है ओलिगोपोली में, एक दूसरे पर निर्भर होती है। इसमें क्या होती हैं? दो चार दस फर्में होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, कार्टेल पार्टी बनाते रहते हैं, डिओपॉली बनाते हैं, प्योर कोई कोई में प्योर परफेक्ट कंपटीशन आ जाता है, वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल फार्म नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही है? ठीक है, देखते हैं एक एक क्या है। इट इज द इट इज द सेम एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज द नो रीजनल वेरिएशन। कह रहा नो रीजनल वेरिएशन होता है। ठीक, क्योंकि जिस रीजन में रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। इट इज द सेम ऑर्गेनिक फार्म, सेम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होता, क्योंकि हम जहाँ रहेंगे वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग तरीके की जाएगी। दोनों ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है, बोथ आर इनकरेक्ट। एक और दो दोनों इनकरेक्ट है। ठीक, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a core component of दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स। कह रहा है कि दीन दयाल अंत्योदय योजना का जो कोर फैक्टर देखें तो उसमें क्या नहीं है। देखिए क्या क्या है। सोशल मोबिलाइजेशन ये है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सोशल इंक्लूजन है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। सोशल इंक्लूजन भी है, देखिए ये, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये, सोशल मोबिलाइजेशन ये भी है, सोशल क्या है, सॉयल, हाँ सोशल हेल्थ नहीं है, ये ऑप्शन क्या है? नहीं है। ठीक, which of the following central which of the following central public sector enterprises has been awarded the महारत्ना स्टेटस। कह रहा महारत्ना स्टेटस किसको मिलता है, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर हैज बीन अवार्ड, किसको, किस कंपनी को अवार्ड किया गया है? ठीक है, तो भारत हैवी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको अवार्ड किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें पूछा था कौन सा है। इसको देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ए करेक्ट एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये तो करंट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग concept of unemployment डेवलप्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे। देखिए ये क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ, ये अभी क्या हो गया है, ये 2019 में इसको बदल के क्या कर दिया गया है। देखिए हाँ सॉरी, ये 2019 में क्या क्या किया गया है, एनएसओ और सीएसओ दोनों को शामिल करके क्या बना दिया गया है, सीएसओ, नहीं सीएसओ नहीं सॉरी, एनएसओ बना दिया गया है, सॉरी एक मिनट, ये क्या बना दिया गया है, एनओसो। अब यहाँ पर क्या, सीएसओ और एनएसएसओ को शामिल करके 2019 में क्या बना दिया गया, सी एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ठीक, अब ये क्या करता है, लेबर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सही है, ये करता है मेजर। वीकली नहीं करता है, ये डेली बेसिस पर करता है, बस वीकली नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब यही इसमें क्या पूछ रहा है। Which of the following concept of unemployment developed by National Survey NSS NSS रुक एक मिनट। हाँ, इसमें क्या है कि जो एनएसएसओ है ये डेली बेसिस पर मेजरमेंट करता है, उसके बाद करेंटली वीकली स्टेटस, उसके बाद ईयरली करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या है, हाँ इसमें करेंटली वीकली, ये सही ऑप्शन है, ये नहीं सही है। ठीक,
लेबर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऐसा नहीं करता है। ऐसा करता है कि डेली बेसिस बेसिस पर, करेंटली, वीकली, साप्ताहिक, और उसके बाद में ईयरली, मंथली नहीं करता है। ऑप्शन में मंथली होता कि और इसमें नॉट होता तो हम क्या करते हैं, मंथली को लगाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका, माइंड सेट में वही बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, कौन सा मेजरमेंट करता है, तो करेंटली वीकली स्टेटस को मेजरमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज सेटअप 1965। ठीक है, द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज सेटअप को किया गया था 1965 में किया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अबाउट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। देखिए, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये कब आया था, 2022 में आया था। ठीक, यहाँ 2024 लिखा है, ये ऑप्शन गलत है। मान लो एक को हम हटा देते हैं, एक ऑप्शन को हटाएं, इसको हटाएं, तो बच क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, 20 सही है। एज पर द एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन द ऑपरेशन लैंड होल्डिंग अंडर द फ्लोरिकल्चर व्हिच काइंड ऑफ लैंड द होल्डिंग द हाईएस्ट शेयरिंग। मार्जिनल लैंडिंग का हाईएस्ट शेयरिंग है। ठीक है, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में कर दिया गया तो मार्जिनल की हाईएस्ट शेयरिंग हो गई टोटल लैंड होल्डिंग में अंडर फ्लोरिकल्चर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अजम्पशन ऑफ हैविलर अपॉर्चुनिटी कास्ट। कह रहा है इसमें कौन सा हैविलर की अपॉर्चुनिटी कास्ट का अजम्पशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये देखते हैं। देयर इज द परफेक्ट कंपटीशन, एकदम सही है, ये तो है ही। देयर इज द परफेक्ट कंपटीशन इन द गुड्स एंड रिसोर्स मार्केट। ठीक है, द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये सही है, क्योंकि प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जितने भी फैक्टर हैं उनको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनका रिटर्न मिलना चाहिए, ये भी ठीक है। द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज वेरिएबल, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट, क्योंकि सप्लाई फिक्स कर दी गई है, क्योंकि इतने ही रिसोर्स हैं, इतनी ही टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई इन्हांस नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसी मॉडल को प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें कांस्टेंट मान ली जाती है। जैसे सप्लाई मान लिया गया कि जितने रिसोर्स हैं उतने ही रहेंगे, उसमें बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका नॉट नॉट एजम्पशन, ये एजम्पशन नहीं है, तो ये सही है। द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन फुल एम्प्लॉयमेंट होगा ही। ठीक, देखते हैं इस साइड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज द entered in the balance of payment as credits if lead to the receipts of payment for the foreigner। ठीक है, in the economic transaction entered in the balance of payment the credit। हाँ, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रेडिट इज द लीड टू रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम फॉरनर। ठीक है, क्योंकि इससे मतलब फॉरनर के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किया जाएगा उसमें क्रेडिट ही होगा। ठीक, ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है एकदम। गिफ्ट टू फॉरनर्स इज अ डेबिट इन द कैपिटल अकाउंट। पहली बात, जो गिफ्ट होता है ये कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। क्या जाता है, करंट अकाउंट। ठीक, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ मेजर्स ऑफ डिफिसिट एंड सरप्लस द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर द स्ट्रिक्टली अप्रोप्रिएटेड ओनली द अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे क्या है। ऑप्शन सेकंड पहले गलत है, सेकंड सेकंड को गलत कर देंगे, इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है, और इसमें सेकंड है, तो ये भी गलत हुआ। बच क्या रहा है, ऑप्शन नंबर सी बच रहा, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, जबकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अब मार्केट मैकेनिज्म जो हमारा फ्लेक्सिबल है, तो जो भी एक्सचेंज रेट रहेगा फ्लेक्सिबल रहेगा, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इफ द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज, करा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ऑफ सप्लाई, डिमांड ऑफ डॉलर अधिक है और डिमांड सप्लाई ऑफ डॉलर कम है। दी सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, और क्या है, ये कांस्टेंट कर दिया गया। ठीक, देन दी फॉरेनर एक्सचेंज रेट विल भी, कह रहा है एक्सचेंज रेट तो भी क्या होगा, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका ज़्यादा ज़्यादा डिमांड है तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा ही। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको चेक करते हैं कि एक्सचेंज रेट कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले ग्राफ बनाते हैं।
ठीक, ये क्या है, डिमांड ऑफ डॉलर, ये क्या है, सप्लाई ऑफ डॉलर। ये ये क्या हुआ, मान लो कि यहाँ पर था, यहाँ डिमांड ऑफ डॉलर, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, डिमांड ऑफ डॉलर सप्लाई ऑफ डॉलर इक्वल है, तो $1 बराबर क्या है, 60 रुपये है। ठीक, लेकिन डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ ही रहा है। ठीक, डिमांड तो बढ़ रहा है, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई वैसे रह जाएगी। तो डिमांड ऑफ डॉलर जब बढ़ा तो ये बढ़ के कुछ यहाँ पर चला गया, सप्लाई को नहीं बढ़ाया गया। $1 बराबर क्या हो गया, 70 रुपये हो गया, और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, एक्सचेंज रेट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हेजिंग क्या है, हेजिंग, हेजिंग जहाँ पर लिखा रहेगा उसका मतलब वो है कि वो चीज़ें क्या कर रहा है, जो रिस्क है उसको कवर कर रहा है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो कवर कर रहा है, तो कवरिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हेजिंग का मतलब होता है कि सीधा सीधा जो रिस्क है, रिस्क से बचना बचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, यूएसए, एक एक रुपीस इज इक्वल टू 13 सेंट। ठीक है, ₹1 इज इक्वल टू 13 सेंट, या $1 इज इक्वल टू 13 रुपीस ले लेकर चलते हैं। नाउ द रेट चेंज, ₹1 इज इक्वल टू 14 सेंट, द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। अब देखो, $1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 रुपीस था, और $1 इज इक्वल टू मान लो क्या हो गया, 14 रुपीस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मनी जो रुपीस हुआ वो कमज़ोर हुआ है, और जो डॉलर वो मजबूत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होगा, जब जब रुपीस मजबूत हुआ है, हम्म, तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, एक्सचेंज रेट क्या हुआ, बढ़ गया, और डॉलर 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 मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है, इसका मतलब डीवैल्यूएशन हुआ है, और डीवैल्यूएशन होने से क्या हुआ है कि इंडिया के ये फेवर में जाएगा, जो एक्सचेंज रेट है, न्यू एक्सचेंज रेट इंडिया के फेवर में जाएगा और अमेरिका के अनफेवर में जाएगा। तो न्यू एक्सचेंज रेट इज द अनफेवर ऑफ यूएसए, ऑप्शन नंबर ये सही है। न्यू एक्सचेंज रेट ऑफ, एक्सचेंज रेट अनफेवर ऑफ इंडिया, नहीं अनफेवर नहीं होगा, क्योंकि ये फेवर हो, न्यू एक्सचेंज रेट इज द फेवर, फेवर में नहीं जाएगा, न्यू एक्सचेंज रेट, न्यू न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज द फेवरेबल ऑफ इंडिया, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्योंकि पहले मान लो कि $1 इज इक्वल टू कितना था, 50 रुपये था, अब $1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 रुपये होगा। तो रुपया का क्या हुआ, ये डॉलर है, ये डॉलर है, और ये क्या है, रुपीस है, ये रुपीस है। तो रुपये का क्या हुआ, डिवैल्यूएशन हो गया, और रुपये का डिवैल्यूएशन होने से क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इंपोर्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो किसके फेवर में जाएगा, इंडिया के फेवर में जाएगा। तो 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। द इलास्टिसिटी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड, इज द इलास्टिसिटी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू प्राइस इफोर्ट, प्राइस इफेक्ट ऑफ डिवेल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस से इफेक्ट होगा, कि डिवेल्यूशन होगा तो प्राइस ही इफेक्ट होगा, तो ये आप तो ठीक है एकदम। रिलेटेड टू इनकम इफेक्ट ऑफ डिवेल्यूशन, इनकम इफेक्ट जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, लेकिन ये भी इफेक्ट होगा, तो ये भी सही है। दैट सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर परफेक्ट इलास्टिक, ये कहना एकदम मुश्किल है कि जो सब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सप्लाई है वो परफेक्ट इलास्टिक होगा, ये कैसे कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सही है, ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी कितना है, एमपीसी इज इक्वल टू 0.6 कह रहा है, देन व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या कह रहा है, तो एमपीएस क्या होगा, एमपीएस क्या होगा, हम जानते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक, एमपीसी कितना दिया है, एमपीसी दिया 0.6, यहाँ लिख दो 0.60 या 0.6 ही रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो एमपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1 माइनस 0.060, इसको इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 0.40। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन क्या है, ए पर्सन कंज्यूम इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम ओवर हिज लाइफ। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जो कंज्यूमर होता है पहले एक्सपेक्टेशन कर लेता है कि उसको अपने लाइफ में कैसे कैसे क्या चीज़ें कंज्यूम कर लेता है, वो अपना एक्सपेक्टेशन सब कुछ बना लेता है। ये ऑप्शन सही है। अ पर्सन कंज्यूम आल्सो डिपेंड ऑन हिज करंट accumulated assets और wealth over a period of time। ये पर्सन कंज्यूम आल्सो डिपेंड, ये पर्सन जो कंज्यूम करता है वो डिपेंड हो जाता है। ये पर्सन कंज्यूम आल्सो डिपेंड अपॉन हिज द करंट accumulated assets और wealth ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ ये बात सही है। जो हमारा हमारा करंट एसेट्स और वेल्थ है उसको भी उस पर हम डिपेंड हो जाते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम में उसका कैसे कंजप्शन करना है, तो वो सब चीज़ें हम उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है। कंजप्शन इन द पीरियड डिपेंड ओनली ओनली, हाँ ओनली आ गया वही चीज़ गलत हो गया, ऑन दी करंट इनकम द पीरियड, ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। तो एक एंड दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रियल नेशनल इनकम डिटरमाइंड टू नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। कह रहा नेट इकोनॉमिक वेलफेयर यदि हम इससे निकालें किससे, रियल नेशनल इनकम से, तो क्या चीज़ सपरेट नहीं करेंगे और क्या चीज़ पहले सेपरेट करेंगे। यदि हम मान लो कि हम इकोनॉमिक वेलफेयर निकाल रहे हैं, मान लो ग्रीन जीडीपी निकाल रहे हैं या ग्रीन नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा। तो क्या चीज़ उसमें से माइनस करेंगे, क्या चीज़ माइनस करेंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन माइनस करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वैल्यू वैल्यू ऑफ लेजर, ठीक है, रिग्रेटेबल कास्ट, ये भी माइनस करेंगे। उसके ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो माइनस करते हुए जाएंगे, लेकिन क्या चीज़ें माइनस नहीं करेंगे, तो ये जो ऑप्शन है डिप्रिसिएशन, ये माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसा होता नहीं, ये डिप्रिसिएशन ऐसी चीज़ें नहीं माइनस की जाती जब इन्वायरमेंटल पढ़ेंगे उसमें। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। यहाँ पूछ रहा है इफ द कंजप्शन फंक्शन इज गिवन इतना इतना, कंजप्शन फंक्शन इतना दिया हुआ दी, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होगा, अच्छा कंजप्शन फंक्शन ये है, तो सेविंग ये क्या है हमारा, इस ये जो वैल्यू है ये हमारे इनकम पर नहीं डिपेंड कर रही है। मतलब इसको हम ऐसा खा रहे हैं कि मतलब समझ लो कि उधार लेके खा रहे हैं। ठीक है, बैंक से उधार लेके खा रहे हैं, तो ये हमारा जब सेविंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कहीं पे है, यहाँ पे है। और 0.75 है, मतलब जीरो इनकम का 75% भाग कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना भाग बच रहा है इनकम का, 25% भाग बच रहा है। तो 0.25 भाग बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक, Which of the following is the not objective of monetary policy। कह रहा monetary policy कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्राइस स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी ये भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी है, इकोनॉमिक सोशियल अफ्लीमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ये नहीं है। कह रहा है कि मतलब जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक एंड सोशल अफ्लीमेंट, जो वीकर सेक्शन हो उसको उठाना है, ऐसा कुछ प्राइस मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। The following statement are given the related of the Keynesian employment theory। कहता है Keynesian employment theory से कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो रिलेटेड है। ठीक है, the rate of interest is determined by the saving and investment है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिटरमाइन होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा होता है। अच्छा, the state of equilibrium is possible even the case of incomplete अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये ऑप्शन तो ठीक है। कह रहा इक्विलिब्रियम जो है पॉसिबल होता है इनकम्प्लीट अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब यहाँ पे जाएंगे इसकी केन्स की थ्योरी में, सॉरी इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे, तो कहीं यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, यहाँ क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ क्या होता है नेचुरल फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो कीन्स कहते हैं यहीं पर हमारा नेचुरल फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो ये अंडर मतलब इसके अंडर ही रहता है, इनकम्प्लीट ही रहता है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, फिर भी हम इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। कीन्स emphasize on the fiscal policy to overcome of the recession and underemployment।
यार कीन्स इस चीज पर देते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो रिसेशन में काम करती है और ओवरकम कर देती है बेरोजगारी ये सबसे। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा तो सही है अभी। ऑप्शन नंबर 1 द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ऑप्शन गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर ये गलत लग रहा है थोड़ा सा, एक बार एक। हाँ ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो इसका दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। द रैचेट इफेक्ट इज द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कंजप्शन सॉ, कह रहा है जो रैचेट इफेक्ट है हाइपोथेसिस वो क्या चीज हमको दिखाता है, ठीक है। when possible, when people income decrease, when people income decrease their consumption does not decrease। यही ऑप्शन तो सही है एकदम। कह रहा है कि जो रैचेट इफेक्ट यही बताता है कि हम जब लेग्जियस सोसाइटी में रहते हैं तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन जब इनकम घटती है तो वैसे कंजप्शन नहीं घट पाता है, उस अकॉर्डिंग कंजप्शन नहीं घटता, क्योंकि हम एक बार उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। जैसे मान लो अभी जियो आया, और जियो आया सबको डाटा देना शुरू कर दिया सस्ते प्राइस पर। अब जियो महंगा भी करेगा तो भी हम डाटा क्या करेंगे, उतना ही रिचार्ज कराएंगे, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन होगा। वैसे वैसे होता है लेग्जियस सोसाइटी। एक चीज़ किसी चीज़ की हैबिट लग जाती है तो हम भीख मांग के उसको कंज्यूम करेंगे, लेकिन करेंगे। तो वैसे ही चीज़ कुछ यहाँ है रिलेटिव, इसमें रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में, ठीक है, कि एक बार हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई तो उसके बाद हम डिक्रीज नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी पढ़ने की काम नहीं कोई और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ whereby an economy real national income increase over long period time। The statement is given by ये प्रोफेसर मायर एंड वर्ल्ड वाइन दे दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये बहुत हमको इसका बारे में तो ऐसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन द बैलेंस ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन द बैलेंस ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। कह रहा बैलेंस ऑफ ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज़ रिक्वायर होता है, ठीक है। टू इन्वेस्ट ओनली द बैकवर्ड सेक्टर टू ब्रिंग। देखिए जब जब कभी भी ओनली लगा के कहीं चीज़ें आ जाएँ तो वो ऑप्शन एकदम गलत गलत हो जाता है। कह रहा है कि ओनली बैकवर्ड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फोकस ओनली ऑन द डोमेस्टिक सेक्टर एंड द निगलेक्टिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को निगलेक्ट करें, बल्कि डोमेस्टिक सेक्टर फोकस करें और एक्सपोर्टिंग सेक्टर को निगलेक्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। अनकोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट द डिफरेंट इंडस्ट्री द इंश्योर मार्केट एंड एफिशिएंसी। देखिए ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है कि अनकोऑर्डिनेटेड मतलब कि ये मतलब उस तरह कोऑर्डिनेट नहीं करना है, अनकोऑर्डिनेट करना है डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर, ऐसा इसमें बोला बोला जा रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा ठीक है। और देखते हैं आगे। देयर शुड बी साइमल्टेनियस एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द ऑल सेक्टर ग्रोइंग द यूनिसन। अब इस ऑप्शन को पढ़ने के बाद समझ में आया कि साइमल्टेनियसली सब सेक्टर में क्या हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डिफरेंट सेक्टर सब साइमल्टेनियसली ग्रो हो जाना चाहिए। और ऐसा ही बैलेंस ग्रोथ रेट कहता है कि जितने सेक्टर हैं उसमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे सब सबका ग्रोथ रेट परसेंटेज सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द लुकास मॉडल व्हाट इज द की ऑफ ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा है लुकास मॉडल के अनुसार कौन सा इसमें ग्रोथ को ड्राइव करता है। लुकास का कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल, ये एकदम सही। फिजिकल कैपिटल नहीं, ह्यूमन कैपिटल में करना है। इन्वेस्टमेंट किस में करना है, ह्यूमन कैपिटल में। ऑप्शन नंबर सी ही सही है, वही लिखा ही है जो हम बोले। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रिमेन इज द पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू लेविस्टीन। ठीक, कह रहा है कि लेविस्टीन क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो पॉवर्टी होती है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन। प्राइमरी रीजन क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्री में पॉवर्टी, क्या पॉवर्टी। कह रहा है लेविस्टीन कह रहे हैं कि जो हमारा मुख्य रीजन क्या है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो प्राइम मतलब पॉवर्टी होती है, जो गरीबी होती है, सब मुख्य रीजन क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तो एक रीजन है ही। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का लैक नहीं होता, ये तो नेचुरल रिसोर्स होते ही हैं, ठीक है। बीसेस सर्किट ऑफ पॉवर्टी एंड लो पर कैपिटल इनकम एंड लो पर कैपिटल इनकम इक्विलिब्रियम, ये एकदम सही ऑप्शन है। क्योंकि बीसेस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में हम फंसे रहते हैं, इसलिए हम निकल नहीं पाते, क्योंकि लो पर कैपिटल इनकम होता है, सेविंग कम होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसी इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। और यही चीज़ क्या बोलते हैं, रैगनर नर्स बोलते हैं। और यही चीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू लिवेस्टीन, लिवेस्टीन भी यही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। Which of the following economy does not agree the statement of the human resource as help to the economic development?
कह रहा व्हिच आर द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट, इसमें कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो जो एग्री नहीं करते ह्यूमन रिसोर्स हेल्प, कह रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स आर हेल्पफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं? ठीक है, तो इसको देखते हैं। एडम स्मिथ तो देते ही हैं, तो इनका तो कहना ही नहीं है। आर्थर लेविस ये भी बोलते हैं कि मतलब आर्थर लेविस की थ्योरी ही उस पर है, ये ह्यूमन रिसोर्स पर। अब बच कौन रहे हैं? हर्समैन, हर्समैन भी आई थिंक देते ही हैं। प्रेविस सिंगर, जहां तक ऑप्शन नंबर इसका सी सही होना चाहिए, प्रेविस सिंगर ही नहीं देते हैं। ठीक। अकॉर्डिंग टू द इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी व्हाट इज द की डिटरमाइंस ऑफ द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ? कह रहा है इंडोजीनियस थ्योरी के अनुसार कौन सा की, कौन सा वह पॉइंट है की डिटरमिनेशन है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को करेगा? ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्रिवन बाय सोलली बाय द कैपिटल अकोमोडेशन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू 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 नॉलेज। देखिए, जब इंडोजीनियस की बात हो गई और न्यू नॉलेज की बात हो गई, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। न्यू नॉलेज इज द अल्टीमेट द डिटरमिनेशन लॉन्ग ग्रोथ व्हिच आर डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। क्या देगा? इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। न्यू इन्वेस्टमेंट इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या कहता है कि हमको मतलब किसे फोकस करना है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, RLD पर फोकस करना है। किस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस करना है। ठीक है, R&D पर फोकस करना है। तो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का कहना है कि हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना है, तो न्यू नॉलेज, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब पर फोकस करना है, जिसके द्वारा हम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बाकी और ऑप्शन ऐसा ऐसा लिखे ही नहीं जिस तरह ये लिखा गया है। ठीक। अकॉर्डिंग द पॉल एंड रोमर why are developing nations unable to achieve the same economic growth as industrialization nation? पॉल एंड रोमर के कहने के अनुसार है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन होते हैं और जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वो सेम इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं मतलब अचीव कर पाते हैं? डेवलपिंग नेशन और जो जो मतलब औद्योगिकरण नेशन है, वो दोनों का ग्रोथ सेम क्यों नहीं हो पाता? ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस आइडिया यूज द इंडस्ट्रियल नेशन जनरेट द इकोनॉमिक वैल्यू, inability the attract of foreign direct investment, expensive the population growth leading the resource dip, over reliance the agriculture and primary commodity। ये दोनों ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस देखिए ये ऑप्शन, ये तो गलत ही लग रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी को देखिए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्ट वेरिएबल ऑफ द primal are the solution for the primary variable, जो ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। द इकोनॉमी मध्य प्रदेश इज मेनली फोकस्ड, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, सोयाबीन बहुत उत्पादन होता है वहाँ पर, दालें भी होती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द प्रिपेयर्ड बाय द व्हिच इंस्टीट्यूशन, ये किससे किया था? यूएनडीपी के द्वारा किया था। ठीक। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था। कब आया? 2015। तो प्लानिंग कमीशन का आया 1951, वही सब के आसपास है। वर्ल्ड बैंक तो इंस्टीट्यूशन है, 5 इंस्टीट्यूशन इसमें, इसके 5 विंग्स है, 1 2 3 4 5। एक क्या है? सबसे पहले क्या है? IDA मान लो, IDA है, IFC, ICF है, IFC है, मीगा है, ऐसे बहुत है। इसको 5 का कभी और बताएंगे। Which of the following economics is not related to linear programming? कौन नहीं है? लियोनटिफ नहीं है। When was the ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025? ये किया गया था 23-24 जनवरी। हम्म, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश पूछना, इसको देखना होगा। आई थिंक 23-24 जनवरी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। द करेक्ट हॉकिंस साइमन कंडीशन, I माइनस इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर ये सही है। इन मध्य प्रदेश जन शक्ति सुकन्या समृद्धि, सुकन्या वाज स्टार्टेड 2005 हुई ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ये ऑप्शन ये छोड़ते हैं, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश वाले ही सॉल्व कर सकते हैं।
Which of the following statement not true according to Milton Friedman quantity theory? Milton Friedman quantity theory के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? मनी इज लग्जरियस आइटम, एकदम सही है. मनी इंक्लूजन द करेंटली डिपेंडेंट अकाउंट द एंड टाइम अकाउंट इन which deposit receive interest, ये ठीक है. मनी इज एसेट्स ऑफ मनी इज द एसेट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, सही है. द लॉन्ग रन डिमांड फंक्शन फॉर मनी इज हाईली इंटरेस्ट इलास्टिक, हाईली इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक होता तो समझ में आता. ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, गलत है. यही ऑप्शन जो है इसका गलत है, तो यही सही है. एक्साइज ड्यूटी कब आया, 1953, सही है. वेल्थ टैक्स 1957, गिफ्ट टैक्स 1958, ठीक. जैसे एक फॉर्म बनता है EWS, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस फॉर्म को चेंज करके क्या कर दिया गया, AWG कर दिया गया. क्या कर दिया गया, EWG. E से एक्साइज ड्यूटी, B से वेल्थ टैक्स और G से गिफ्ट टैक्स, ठीक. तो इसको क्या याद करेंगे, 1953, 1957, 1958, ठीक. और क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये तो 2004-5 है, इसको याद रहना चाहिए, ठीक. बैंक क्रेडिट डिक्रीज विथ द एवरी इंक्रीज इन द मनी सप्लाई बिकॉज मार्जिनल परसेंटेज टू सेव रिमेन कांस्टेंट. कह रहा बैंक क्रेडिट डिक्रीज जाएगा विथ, ये क्या हो जाएगा, बैंक कह रहा है ये बैंक क्रेडिट मतलब बैंक क्रेडिट डिक्रीज होता है विथ साथ में इंक्रीज इन द मनी सप्लाई को इंक्रीज भी किया था तो बैंक क्रेडिट डिक्रीज होता है. मार्जिनल परसेंटेज टू सेव रिमेन कांस्टेंट, ये सेव कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये डिक्रीज कर जाए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. बैंक में बी आल्सो क्रिएट मोर और लेस क्रेडिट ड्यू टू लीकेज इन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ये बात ठीक है. ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में क्या लीकेज होगा तो हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे भी तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इसका सही होना चाहिए. द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं है. पीपुल विलिंगनेस टू होल्ड करेंसी रिमेन स्टेबल, इससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक. इधर देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द बजटरी एस्टिमेशन 25-26, ठीक. फिजिकल पॉलिसी 4.4, सही है. रेवेन्यू डिफिसिट 1.5, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 0.3, प्राइमरी डिफिसिट 0.8. अब ये यूजीसी नेट के लिए सब क्वेश्चन नेट के लिए क्या है, आराम से बन सकते हैं, ठीक. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाउमेल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ठीक. कह रहा है बाउमेल थ्योरी की डिमांड फॉर मनी है उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीज इन द लेसर प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द रियल इनकम, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी लेसर इंक्रीज, कम इंक्रीज होती है इंक्रीज इन द रियल इनकम. जिस तरह रियल इनकम बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो लेस इंक्रीज होती है. ऑप्शन नंबर एकदम सही है, ठीक. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बाउमेल टोबिन, ये क्या बोलते हैं, जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट इनकम दोनों पर डिपेंड करती है. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज रिलेटेड इंटरेस्ट रेट बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि जिस रेट में क्या होता है इंटरेस्ट रेट बढ़े, जिस रेट में हमारा क्या है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्या उसी अनुसार हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो ये क्या होता है, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ये ऑप्शन गलत है. देखिए इसको कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी हुआ तो ये क्या होगा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ये कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो क्या ये भी बढ़ जाएगा, नहीं. ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी घटेगा, ये घट जाएगा. क्यों, क्योंकि हम जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए पैसा रखे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा तो हम क्या सोचेंगे पैसा उसमें डाल दें, बॉन्ड में डाल दें जिसके द्वारा हमको रिटर्न आए, ठीक है.
तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना इतना, इसमें क्या फाइंड आउट करना, वैल्यू ऑफ पी को फाइंड करना है। ये फिशर का फार्मूला है, क्या है, एम बी बराबर पी टी, एम बी फिशर क्या कहते हैं, एम बी इज इक्वल टू पी टी। ठीक, इस फार्मूले में जब जब क्रिएशन भी जोड़ते हैं, बैंक का क्रिएशन, वो सब चीज जोड़ने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, एम बी प्लस एम बी डैश बी डैश इक्वल टू पी टी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा, एम क्या है 1000, 1000 मल्टीप्लाई भी कितना है 4 प्लस एम डैश कितना है 500, भी कितना है 2 इक्वल टू पी तो निकालना है, टी कितना है ट्रांजेक्शन 2000। ठीक, ये कितना हो गया 4000 प्लस ये कितना हो गया 1000, ये कितना हुआ पी 2000। ठीक, ये हो गया 5000, इस नीचे आ जाएगा इसके 2000, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा पी इज इक्वल टू 5/2, इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 2.5। ऑप्शन नंबर डी सही है, पी इज इक्वल टू कितना है 2.5। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन द अंडर डेवलपमेंट कंट्री क्या होगा, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल करेगा, द सेट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड, ये भी नहीं करेगा, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी काम है, ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी काम है। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी काम है और मॉनेटरी पॉलिसी काम दोनों है। तो कंट्रोल द पॉपुलेशन नहीं, ये गवर्नमेंट का काम। अच्छा है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी ही सही है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना फिजिकल पॉलिसी में नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जहाँ हमको क्या पता है, मोड पता है, जेड इज इक्वल टू इतना है, मीडियन इज इक्वल टू इतना है, और ये फार्मूला है। ये क्या है हमारा फार्मूला, इस फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27.705। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। Which of the following scheme has been started the encourage the SC ST and women entrepreneurs। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के साथ इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, SC ST ये सब चीजें। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये और क्वेश्चन ये, हम एक एक वीडियो के थ्रू करेंगे, छोटा सा शार्ट वीडियो होगा, उसमें अच्छे से बताएंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया, ठीक है। ये सब करंट का क्वेश्चन, तो करंट का क्वेश्चन छोड़ते हुए चलते हैं। हम्म, if the gap if the gaps names of the test, जैसे टी टेस्ट है, टी टेस्ट किसके लिए है, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ऑप्शन ए, इसका ए का ए हो जाएगा। एफ टेस्ट क्या है, सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ सेम वेरिएशन, सेम वेरिएशन होगा तो एफ टेस्ट लगाएं। काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट होता है, काई काई स्क्वायर टेस्ट का एक फार्मूला आता है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पर ये कोष्ठक जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये क्या हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा का स्क्वायर फार्मूला है, ठीक, ये याद होना चाहिए, फार्मूला पूछ लेता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑफ द रिगार्डिंग इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस, ये भी करंट क्वेश्चन, ये भी छोड़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI वाज रिप्लेस्ड व्हिच ऑफ द इंडेक्स द ह्यूमन डेवलपमेंट 2010 में कौन सा करा, 2010 में क्या है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स आया, ठीक है, जिसमें कितने इंडिकेटर हैं, 10 इंडिकेटर हैं। इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, HPI को, ह्यूमन 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 पॉवर्टी इंडेक्स को किसने रिप्लेस कर दिया, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो आया 2010 में, ठीक।
आकांक्षा योजना वाज रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट के लिए है, ठीक, एसटी के लिए है। जो एसटी स्टूडेंट हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके लिए आकांक्षा योजना लाई गई। व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सिलेक्टेड द काडोकुटी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, ये तो नहीं पता क्या है इसका आंसर। अब ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं सब। which was the international institution established the World War II, वर्ल्ड वार सेकंड, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया, प्रोवाइड द लॉन्ग रन डेवलपमेंट, लॉन्ग रन डेवलपमेंट के लिए। IBRD कहीं है, IBRD ये इस्टेब्लिश किया गया था, और IMF दोनों कब आया था, 1944, ठीक। ये सबका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। इसमें क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये नहीं है। यूरोपियन मॉनेटरी फंड, ये भी नहीं। वर्ल्ड बैंक, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक। इसका ऑप्शन क्या होगा, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ये भी एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए नहीं किया गया, शॉर्ट टर्म के लिए है। ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करती है, तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC ये कब बना, 1956। ये क्या है, वर्ल्ड बैंक का एक सब्सिडरी बॉडी है, तो ऑप्शन नंबर C सही है, वर्ल्ड बैंक का एक विंग है। अब देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक में कौन से 5 विंग्स हैं, ठीक। पहला क्या है, 3 हो गया, 4, 5, 5 हो जाएगा। ये पहला क्या, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक। उसके बाद मीगा, MIGA, मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिर क्या आएगा, ICSID, इंटरनेशनल काउंसलिंग सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये कब आया था, 1944, ये 1956, ये 1960, 1988, ये 1966, ठीक। ये क्या है, ये सॉफ्ट लोन देता है, इसके लिए सॉफ्ट लोन क्या देता है, सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है इसको, ठीक। ये क्या है, प्राइवेट आर्म है, प्राइवेट आर्म है। ये प्राइवेट कंपनी को क्या देता है, लोन देता है, IFC। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 रिलीज, इसमें वर्ल्ड बैंक जो रिलीज करता है उसमें इंडिया कौन सा स्थान है, आई थिंक 112 है। इसको देख लेते हैं एक बार, 112 ही है, और सब मोस्टली 112 ही है।